और शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। तो ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने घरेलू और आर्थिक हितों की अनदेखी कर अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएगा। वहीं पीएमओ इससे प्रभावित होने वाली सभी सेक्टर्स के साथ मंथन करने में जुटा हुआ है ताकि ट्रंप टैरिफ के संकट से आसानी से निपटा जा सके। अब सवाल यह है कि भारत इसके लिए कितना तैयार है। हम बड़े कॉन्फिडेंटली ये तो कह रहे हैं कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे और किसी भी दबाव को नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों से यही संकेत मिलते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों से यही संकेत मिलते हैं। लेकिन घरेलू हमारी परिस्थितियां क्या हैं, हम क्या इस झटके को सहने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और न सिर्फ सहने को तैयार हैं बल्कि उबर कर इससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका ने भले ही अतिरिक्त 25% टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन भारत ट्रंप के जवाबी टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत किसानों, लघु उद्यमियों के साथ घरेलू और आर्थिक हितों के खिलाफ न कभी गया है न कभी जाएगा। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ के दबाव की रणनीति इस बार काम नहीं आने वाली है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। दरअसल ट्रंप भारत पर दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भारत पर लगने वाले एक्स्ट्रा 25% टैरिफ के नोटिफिकेशन को तो जारी कर दिया है, लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा कुछ होने नहीं वाला है। भारत शुरू से ही कहता आया है कि किसानों के हितों के खिलाफ वो नहीं जाएगा। फिलहाल 25% के अलावा अतिरिक्त 25% का टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। भारत से आयातित सामानों पर यह अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया है, जो रूसी तेल की खरीद को लेकर है। अब 50% टैरिफ के साथ भारत सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में शुमार हो गया है। ट्रंप की ओर से लगाए गए इस टैरिफ का क्या तोड़ सरकार के पास है, इसे लेकर मंथन तो चल ही रहा है। साथ ही वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकें भी जारी हैं ताकि ट्रंप टैरिफ के विकल्प तलाशे जा सके। ये बताने की बात नहीं है कि अमेरिका भारत का एक मजबूत ट्रेड पार्टनर है और भारत का अमेरिका को निर्यात करीब 87 अरब डॉलर का है, जो भारत के जीडीपी के 2.5% के करीब है। ऐसे में ट्रंप टैरिफ के संकट को हल्के में लेना नासमझी होगी, भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। इसलिए सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर उचित चैनल के जरिए बातचीत निरंतर जारी है। इसके अलावा टैरिफ के असर को न्यूनतम रखने के लिए मोदी सरकार लगातार एक्शन में है। इसके तहत टैरिफ से प्रभावित होने वाले सभी सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स संपर्क में हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ग्लोबल टेंशन से इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए सोशल और आर्थिक रिफॉर्म की रणनीति पर भी काम कर रही है। फिलहाल तो सरकार अपने गेम चेंजर प्लान एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम पर भी काम कर रही है, जिसके तहत अगले 6 सालों में 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के बाजारों में पहुंचाया जा सके। वहीं भारत के बाजार तक पहुंच बनाने के लिए भारत की शर्तों पर भारत में कारोबार करना होगा, ये बात अमेरिका भली भांति जानता है। तो फिर टैरिफ संबंधी टकराव आखिर क्यों, ये तो ट्रंप ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र गर्ग सर, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार, बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका। गुड इवनिंग। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, आप जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं अनुराग सिंह सर, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल यूएस से, हमारे लिए हमेशा वक्त निकालते हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी हमारे शो पे। गर्ग सर, सबसे पहले तो जो खबरें आ रही हैं जर्मन न्यूज़पेपर्स के हवाले से कि मोदी जी ने ट्रंप साहब का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, ऐसा हो सकता है सर क्या? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्यों, जब ये सारे रिश्ते एक तरह से टूटते जा रहे हैं, हाँ।
आप 50% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा देते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हिंदुस्तान पे लगाते हैं। आप ये कहते हैं कि भाई रशिया की वॉर मैं आपके कंधे पे से लड़ूंगा, 25% टैरिफ इसलिए लगाऊंगा कि आप बंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश का प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री, वो कल तक भले ही अपने आप को ट्रम्प के बहुत नज़दीकी दोस्तों में मानते रहे हों, लेकिन आज तो वो दोस्ती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं मालूम कि जर्मनी के जो अखबार के जरिए ये खबर आई है कि वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बट ये बिल्कुल संभव है और बड़ा स्वाभाविक सा रिस्पॉन्स है। ये फ़ोन नहीं उठाना इस बात का इंडिकेशन है कि भाई हम ऐसी स्थिति में जिसमें आपने लाके खड़ा कर दिया है, इसमें हम आपसे क्या बात करें? कोई बात करने के लिए कुछ चीज़ बचा ही नहीं है। हालांकि हम दूसरी तरफ ये भी कहते जा रहे हैं कि भाई पीछे अलग चैनल्स में चर्चा चल रही है, पता नहीं फिर क्या चर्चा चल रही है। अगर टॉप आदमी ट्रम्प खुद डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें, उनके नीचे जितने भी लोग हैं उनका डिसीजन मेकिंग पावर कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर टॉप मैन बात ना करें और नीचे वाले बात कर रहे हैं तो वो किससे बात कर रहे हैं? तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और इसमें फ़ोन ना उठाना बड़ा स्वाभाविक सी चीज़ लगती है मुझको। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि फ़ोन उठाकर अगर हम बात करें भी तो क्या करें। ट्रम्प अपने फैसलों से पीछे हटने वाले हैं नहीं और हमें मंजूर नहीं है जिस तरह की चीज़ें ट्रम्प चाहते हैं। बग्गा सर, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मार्केट ने तो कुछ इस तरह से रिएक्ट आज किया है कि संभवतः तैयारी होगी भी या नहीं होगी, तो काफ़ी आज नर्वस दिखे मार्केट्स भी। तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं है इन्वेस्टर्स में कि इंडिया रेडी है इन सब चीज़ के लिए? नहीं, आज तो जैसे 1% मार्केट गिरा वो समझ नहीं आया, मैं कहूंगा क्वाइट फ्रैंकली, क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। फॉर 48 बिलियन डॉलर अगर जीरो भी हो जाता है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट हो जाएगा। ये है कि 12 महीने से हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स को भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और डेवलप्ड मार्केट्स को भी। उसका मूलभूत कारण यही है कि फंडामेंटल्स जो हैं, अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है। तो उसके लिए अब कुछ स्टिमुलस की जरूरत है। आरबीआई ने हैवी लिफ्टिंग कर दी है, शायद एक रेट कट और कर सकते थे, चलो नहीं किया, अक्टूबर में कर देंगे। उनके पास मॉनेटरी स्पेस तो है करने की, बट अब सरकार को हैवी लिफ्टिंग करनी है। तो अब हमें ये जो भाषणबाजी है वो कम करके असली ऑन द ग्राउंड हमें चाहिए डीरेगुलेशन बड़ी जबरदस्त। हमें एक स्टिमुलस चाहिए इकोनॉमी में। जीएसटी कटौती की जो बात हो रही है, अब उससे क्या हो गया दीपक जी? कोई खरीद नहीं रहा है। सब कह रहे हैं भाई अक्टूबर में जीएसटी कट लागू हो जाएगा, तब हम खरीद लेंगे, 5-10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब मैन्युफैक्चरर्स को, कंपनियों को ये है कि इतना डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन में आपका लगभग आधा साल का सेल हो जाता है। ये 3 महीने आगे जो आ रहे हैं, और रादर 4 गिन लीजिए अगर सितंबर भी पूरा गिने तो। ये जब हमने बात करी जीएसटी कटौती की, उस दिन ही कर देना चाहिए था। सब मिला के सब स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुला के और एकदम लागू करने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो डेफरमेंट हो रहा है, तो उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। दूसरा जो है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के जितने आरबीआई के प्रोविजंस थे, भारत सरकार के प्रावधान थे, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तीसरा, बहुत टारगेटेड वे में जो कंपनियां नुकसान में आ रही हैं, अब देखिए बीबीसी का एक मैं पढ़ रहा था, डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो दिखा रहे थे तिरुपुर वगैरह में के ऑर्डर अब रुक गए हैं। अब ये तो सबसे बिजी टाइम था, जो क्रिसमस के ऑर्डर फुलफिल हो रहे थे, और जेम्स ज्वेलरी में डायमंड ऑलरेडी काफी पिछड़ रहे थे लैब डायमंड्स के कारण। तो वहां लाखों नौकरियां वैसे ही क्षतिग्रस्त हो रही थी। अभी अमेरिका का थोड़ा असर पड़ रहा है। तो मैं इतना
फोकस नहीं दूंगा अमेरिका को, बट ये हमारे अब स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस आ गए हैं। और जो हम कहते हैं ना कि भारत की स्ट्रक्चरल स्टोरी है, वो सब अच्छा है, बट हमें ये याद रखना है आज 4 ट्रिलियन पे हम कहाँ हैं। 1985 का अमेरिका है हम, 1993 का जापान है, और जापान अभी भी हमारे मुकाबले में खड़ा है। तो आप सोचिए, जापान का 32 साल आप मिस कर गए, 3.5 डेकेड्स नियरली ऑफ मिस्ड ग्रोथ हो गया जापान का। हम 2007 हैं चाइना का, चाइना 4 से 19 पहुंच गया है। हमें तो वैसी ग्रोथ लानी है, और उसके लिए बहुत जबरदस्त डीरेगुलेशन, बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और बहुत जबरदस्त स्टिमुलस चाहिए इकोनॉमी में। आप रेटिंग वगैरह छोड़ें, अभी थोड़ा और अगर सरकार को खर्चा करना भी पड़े वो जरूरी है अभी, क्योंकि कोई आपको फ्री पास नहीं देगा दीपक जी कि आके आप बढ़ोतरी करें इस प्रोटेक्शन इस दुनिया में। हमें लड़के ही वो लेना पड़ेगा, और लड़ हम सकते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट में। और वो जो सॉफ्ट स्टेट की जो हमारी इमेज है कि आप यहाँ आके कुछ भी कर सकते हैं, जो अमेरिकन कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रही हैं भारतीय मार्केट से, बट भारत को उठ के ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, वो हमें अब सॉफ्ट स्टेट से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनना, अगर आपको वो 4 ट्रिलियन दुनिया के स्टेज पे दिखाना है। नहीं तो चुपचाप आप ग्रोथ करते जाइए जैसे ईस्टर्न टाइगर्स ने की है। आप छोड़ दीजिए वो दुनिया भर का पावर बनना, वो आप छोड़ दीजिए और इकोनॉमिक पे फोकस करिए। या तो वो है, या अगर आपको ये बनना है फिर तो सॉफ्ट स्टेट से पावरफुल स्टेट बनना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो कहा भी जाता है कि इंटरनेशनल पावर बनने का जो रास्ता है वो आपके आर्थिक नीतियों के गलियारे से ही होकर जाता है। हथियार बनाकर कोई अंतर्राष्ट्रीय पावर नहीं बन सकता, तो आपको एक इकोनॉमिक पावर ही बनना होगा। अनुराग सर, अब यहाँ तो सर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ट्रम्प साहब को बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई जीएसटी रिफॉर्म कब से हम सोच रहे थे 7 साल 8 साल में होगा। ट्रम्प साहब के चक्कर में चलिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया। हालांकि ये बात सही कह रहे हैं बग्गा सर कि थोड़ा डिले जितना करेंगे उतना यहाँ पर प्रेशर आएगा, बट आएगा तो ये रिफॉर्म आएगा। नंबर 2 इसलिए भी थैंक्स कर रहे हैं कि आप देखिए सारे जो रीजनल मंच हैं वो एक तरह से फिर से सक्रिय हो गए हैं। भारत ने एससीओ में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, ब्रिक्स जैसे मंचों में सक्रियता बढ़ा दी है, हमारे नए नए पार्टनर्स बन रहे हैं सर। इसलिए भी तीसरा थैंक्स जा रहा है ट्रम्प साहब को कि भाई यूरोप में, आसियान में ट्रम्प टैरिफ की वजह से भारत ने कम से कम रास्ते तलाशने शुरू तो करे। तो सर यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि ट्रम्प साहब ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो हिंदुस्तानी होगा। तो देखिए दीपक जी, एक तो ये जो स्वदेशी चल रहा है ना, ये फ्लेवर तो एक हफ्ता चलता है तकरीबन हर देश में। ये एक्सपीरियंस है कि ये स्वदेशी अब इस्तेमाल करेंगे, ये एक हफ्ते से ज्यादा की इसकी शेल्फ लाइफ होती नहीं है। लोगों को कंपेटिटिव प्रोडक्ट कंपेटिटिव प्राइस पे चाहिए, ठीक है। और क्यों क्यों वो महंगा खरीदें, बाय द वे। एंड हु इज टू से कि जो इंडिया में सेलफोन्स बन रहे हैं ओप्पो के या तमाम जिसके ब्रांड हैं वो इंडियन है कि एक्चुअली चाइनीज ही हैं, जस्ट लेबल्ड एज इंडियन। तो आई थिंक दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन कि क्या स्वदेशी है क्या स्वदेशी नहीं है। बट दीपक देखिए, डायरेक्शन तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने चुन ली है। वो डायरेक्शन है टू गो अंडर दी चाइनीज अम्ब्रेला, राइट, रादर देन स्टेइंग इन यूएस अम्ब्रेला, राइट। अब वो डायरेक्शन पॉलिटिकल कंपल्शंस में ली गई है, हो सकता है, और जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस में, बिकॉज दे आर आवर नेबर्स और हमें एक वो स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के हिसाब से। लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से वो चॉइस मुझे नहीं लगता कि वो ठीक चॉइस है दीपक। सो अगर इंडियंस आर थैंकफुल के ट्रम्प साहब ने हमें फोर्स किया, देखिए उन्होंने जस्ट हमें एक सिचुएशन में पुश किया, क्योंकि अभी तक सिचुएशन था कि इंडिया वाज ओपन फॉर फ्री ट्रेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, बट इंपोर्ट्स में तो ओपन नहीं था, राइट। इंपोर्ट्स में फ्री ट्रेड नहीं थे। अब जब पुश किया गया तो इंडिया हैज चोजन टू क्लोज डाउन दोज विंडोज, राइट। वो डोर्स एंड विंडोज जो थोड़े बहुत लिमिटेड ओपन थे उनको इंडिया ने क्लोज कर लिया। नाउ डिफिकल्ट पार्ट दीपक ये है कि आप अलग अलग कितने आप खेमे बना लीजिए, अगर आप यूएस, यूरोप एंड चाइना तीनों इकोनॉमीज को जोड़ लेते हैं, अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड यहीं पर है।
और अगर यूएस से आप दोस्ती नहीं रखेंगे तो यूरोपियन यूनियन भी आपको एज ए फ्रेंडली पार्टनर तो नहीं देखेगा ट्रेड में, विच मीन्स इंडिया हैज चोजन द पाथ टू बी क्लोज डाउन। अब मैं सवाल दीपक ये रेस करूंगा कि इतने सालों बाद आजादी के हमारी इंडस्ट्रीज कंपेटिटिव क्यों नहीं है कि हम ओपन कर पाए, राइट? हमें क्यों प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, राइट? विच मीन्स हमारी इंडस्ट्रीज कंपेटिटिव नहीं है। और ये कंपेटिटिव नहीं होने की हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, इसकी एक कॉस्ट होती है दीपक, बिकॉज फिर हमें नॉन कंपेटिटिव प्रोडक्ट महंगे प्राइस पे और लो चॉइसेस पे मिलेंगे कंज्यूमर्स को। ब्रिक्स की चॉइस बिल्कुल गलत है, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी दीपक। इफ वी ज्वाइन हैंड्स विद चाइना तो अल्टीमेटली तो फिर हम अपना पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो रही सही है मोर और लेस हम वो भी क्लोज कर देंगे, बिकॉज चाइना हैज एम्पल कैपेसिटी ऑन एवरीथिंग। तो वो हमारे मार्केट्स को बिल्कुल सरप्लस सप्लाई से फ्लड कर देगा। हमारे बिजनेसेस को तो ये पसंद है, लेकिन उससे हमारा जॉब क्रिएशन जो है वो और ठप हो जाएगा। और फाइनली वो बात तो विंडो से बाहर ही चली गई जब इंडिया वाज सीन एज अ काउंटर बैलेंस फोर्स टू चाइना। अब तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज अंडर द चाइनीज अम्ब्रेला। तो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से डायरेक्शन ठीक नहीं दिख रही है, स्पेशली फॉर द वन जिसको अपॉर्चुनिटीज की तलाश है, वो यंग आदमी जिसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उसके लिए ये ठीक चॉइस नहीं है दीपक। बट अगेन आपने एक नया सही मुद्दा उठाया। गर्ग सर आपके पास ही आएंगे। ऐसा लग रहा है बीते कुछ समय से कि हम चीन के साथ अपनी पुरानी तलखियों को थोड़ा कम कर रहे हैं। दोस्ती हो गई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कड़वाहट कम हो रही हैं और कुछ नए विंडोज़ हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, यथासंभव कोशिश हो रही है उसकी। जैसा अभी अनुराग सर ने भी बताया, चॉइस का अगर हम आकलन करें, जो अमेरिका इस वक्त हमें दर्द दे रहा है और उसका मरहम अगर हम चीन में खोज रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये ज़्यादा बड़ा नासूर साबित होगा आगे चलकर? देखिए दीपक, अजीब स्थिति है इस समय हिंदुस्तान में। हम चाइना को इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट करते हैं, चाइना में हमारा 0% विश्वास। हमने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होगा, चाइना के हम मशीन्स आती हैं उसमें हम कि ये डेटा ले जाएंगे, ये हो जाएगा, किसी तरह की चीज़ हमारा ट्रस्ट ही नहीं है। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है हमने इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि हम उनका टेक्नोलॉजी यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करें, चाहे कार हो, चाहे सोलर मॉड्यूल्स हो, सेल्स हो, कंप्यूटर्स हो, हम बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं करते। अब आज के दिन हम अगर चाइना की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो क्या ये हमारी चॉइस है? क्या हम अपनी विल के साथ जा रहे हैं, या हम मजबूरी में अमेरिका को थोड़ा सा जवाब देने के लिए कि भाई तुम हमारे से दुश्मन बन रहे हो या हमारा काम नहीं कर रहे हो तो हम चाइना की तरफ चले जाएंगे, ये कहने के लिए जा रहे हैं? क्या हमने ज़रा भी सोचा है? मैं तो देखो कई सालों से ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि हमें चाइना के साथ बिजनेस करना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही चीज़ में कि चाइना से हम चाइना का इन्वेस्टमेंट करें या चाइना से इंपोर्ट करें। मेरी नज़र में चाइनीज़ से इन्वेस्टमेंट करना हमारे काफ़ी हित में है बजाय इंपोर्ट करने के। दोनों से हम मना नहीं कर सकते। हमें अगर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक ईवी का ट्रांजिशन करना है, एनर्जी ट्रांजिशन करना है, ये सब हमें चाइनीज़ की चीज़ों के बिना नहीं हो सकता। केवल चॉइस हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे उनसे प्रोड्यूस करा लें या हम इंपोर्ट कर लें। अगर हम यहाँ पे चीज़ों को प्रोड्यूस कराते हैं तो हमारे पास बहुत बेहतर कंट्रोल होते हैं, हमारे एडवांटेज में रहता है। चाइना की कैपिटल यहाँ रखती है, हमारे लोग उसमें एम्प्लॉयड होते हैं, यहाँ टैक्सेस देते हैं, यहाँ पे और सारा हमारा नियंत्रण उसके ऊपर रहता है। और खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको नेशनलाइज, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। आप किसी चीज़ का भी लगा के उसके खिलाफ माने किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर देन इम्पोर्ट। बट हम वो नहीं कर रहे, हमने तो मना कर दिया। अब आप जाके क्या करेंगे? आप एससीओ में बैठ के उनसे चर्चा करेंगे। चाइनीज़ हमेशा चाहते हैं कि भाई आप हमारे साथ बिजनेस करो, आप हमारे साथ रिलेशनशिप करो। क्या हम खोल देंगे? क्या हम ट्रस्ट करने लग जाएंगे चाइना को कल से? राइट, ये इतनी आसान चॉइस नहीं है।
आज के दिन तो मुझे इतनी चिंता होती है इसको देख के कि हम अभी जो अनुराग भी कह रहे थे एक तरह से कि हम वर्चुअली अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर रहे हैं। अब हम ना अमेरिका के साथ हैं, ना हम यूरोपियन यूनियन के साथ हमने आज तक समझौता कर पाए हैं, और अगर चाइना के साथ तो हम बिल्कुल ही बंद थे। सो ऐसी स्थिति में हम क्यों आ गए हैं? क्या एक्सप्लेन करता है इसमें? देखिए, आप ये जो कह रहे थे एक टाइम पे कि कुछ लोग ट्रम्प को धन्यवाद दे रहे हैं, इनको बहुत हल्के में मत लीजिए। आज अमेरिका से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 8 लाख करोड़ का होता है। 8 लाख करोड़ रुपए हमारे लोग कमाते हैं, चाहे वो वेजेस के रूप में जाए, चाहे सैलरीज में जाए, चाहे प्रॉफिट्स में जाए, चाहे रॉ मटेरियल बनाने वालों की जाए। अगर ये 8 लाख करोड़ में से आधा 4 लाख करोड़ जो है वो हमारे एक्सपोर्टर को मिलना बंद होता है, तो उसका कितना असर होता है? कोई सरकार क्या उस 4 लाख करोड़ को कॉम्पनसेट कर सकती है? 25,000 करोड़ की एक्सपोर्ट स्कीम जो अगले 6-7 साल में चले, उससे आप 4 लाख करोड़ का सालाना नुकसान पूरा कर सकते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली बड़ा सुपरफिशियल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं इस समय देश में। जीएसटी का क्या रिश्ता है एक्सपोर्ट और ट्रम्प के साथ? कॉर्पोरेट टैक्सेस का था, लेकिन जीएसटी का क्या रिश्ता है? हम कैसे पॉलिसी मेकिंग करते हैं कि अनाउंसमेंट कर देते हैं लाल किले से, और जो होने वाला है, जिस पे जो रिडक्शन या रिफॉर्म होना है या जो चेंज दिवाली गिफ्ट होने वाली है, वो 2 महीने तक लोगों को नहीं मिल सकती। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि मे बी सर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जीएसटी का एक्सपोर्ट से, बट हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होमवर्क करना पड़ेगा कि जो वहां से हमें झटका लगेगा, हम इधर अपने कंजम्पशन को बूस्ट करें। हम हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो वही फोकस करें। हम होमवर्क ही तो नहीं करते हैं। हम होमवर्क करना तब शुरू करते हैं, वर्क होम को तो छोड़िए, वर्क थोड़ा सा तब करना शुरू करते हैं जब हम पे चपत लग जाती है। चाइना रेयर अर्थ्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ईवीज पे 25-30 साल से काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी किसके पास है आज सोलर पे बनाने के लिए? चाहे किसी भी किस्म का सोलर टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास है? हमारे पास बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। हम उस पे इन्वेस्ट नहीं करते। इसीलिए तो मैंने कहा ना सर कि बहुत सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं ट्रम्प को कि आपने कम से कम सरकार के लेवल पर इन रिफॉर्म्स के बारे में आगे बढ़ने की मजबूरी तो उनके पास नहीं हो रहा है। आज भी रिफॉर्म नहीं हो रहा है। आज केवल अभी भी हम केवल हेडलाइन मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हैं, ओवरऑल मैसेज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कोई आप इनसे पूछिए तो सही सरकार में किसी से, क्या आप बार बार कहते हैं किसानों के हित को हम सुरक्षा कर रहे हैं? कौन सा किसान का हित कर रहे हैं? उसको हित क्या है? फिशरमैन का क्या हित है? अब फिशरमैन का हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा अमेरिका को। $3 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, तो इससे फिशरमैन को नुकसान होगा या फायदा होगा? इस तरह की डील या ना डील करने से हम क्या फायदा पहुंचा रहे हैं हमारे? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। मैं बग्गा सर के पास अब आऊंगा। सर बग्गा सर, वही बात हो रही है कि अगर यूएस नहीं तो कौन, और क्या वो कौन फिर चाइना उसका उत्तर है? या ऐसा तो नहीं है कि हम एक बिगर रिस्क की तरफ जा रहे हैं, या जैसा सर ने अभी बताया कि हम चाइना को लेकर इतना ज्यादा शक शुबा दिल में क्यों रखते हैं? हम क्यों नहीं एक इम्प्रोवाइज्ड वे में उनके साथ आगे बढ़े? जैसा सर ने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट लीजिए, इंपोर्ट मत करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आने दीजिए। वो बहुत जरूरी है, और उसमें मॉडल्स हैं काफी। आप देखिए ताइवान चाइना, तो ताइवान को तो चाइना खा जाने की कोशिश में है, बट ताइवान की सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं चाइना में। फॉक्सकॉन से लेके आप टीएसएमसी देखिए, जिसकी भी आप बात करिए, ताइवान के सारे एंटरप्रेन्योर्स ने चाइना में फैक्ट्रियां खोली हुई हैं, और बहुत क्लोज रिश्ते हैं। वियतनाम चाइना में जंग हो चुकी है, साउथ चाइना सी में बहुत बड़ी लड़ाई है दोनों में, बट वियतनाम में सारी चाइनीज कंपनीज ने इतनी फैक्ट्रियां खोल ली कि $130 बिलियन का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। आप बेसिकली वो चाइनीज कैपिटल ही है जो वियतनाम में आया है और प्रोड्यूस कर रहा है, और अमेरिकन कैपिटल है थोड़ा बहुत कंज्यूमर गुड्स का, बट ज्यादातर चाइनीज कैपिटल है।
तो ये मॉडल है तैयार, बट कोई जागे तो करे। अब एशियान कंट्रीज के साथ हमारा करार है 2009 से। हमने खोल दिए 81% टैरिफ लाइंस, 81 टैरिफ लाइंस, उन्होंने 47 ही खोले। अब उससे क्या हो गया है, चाइना का गुड सारा ट्रांसशिप होके आ रहा है आपके अंदर एशियान कंट्रीज से, उसमें आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे। एशियान तो छोटे देश है ना, उनके साथ तो आप एड्रेस कर सकते हैं। वो आप $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो आप क्यों उधर नहीं कर पाते? तो वो जो आइसोलेशनिज्म हो रहा है, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं। दूसरा है, हमें कैपिटल को वेलकम करना है कि जो फॉरेन कैपिटल आए, जो टेक्नोलॉजी आए, उसके सामने अड़चने नहीं रखनी। और तीसरा जो मैं हर वक्त कहता रहता हूं, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, एक ने अभी 250 करोड़ लगा के एक नई लाइन लगाई थी टेक्सटाइल्स की, एकदम अब बर्बादी हो गई, सारे ऑर्डर चले गए हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, दुबई में ऑफिस था, दुबई से ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, ग्वाटेमाला से ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, और कंट्रीज देख रहे हैं कहां से ट्रांसशिपमेंट हो जाए। वो टाइम लगेगा, कुछ कुछ यूएस रिटेलर ले लेते हैं वैसा माल, कुछ नहीं लेते हैं। बट अब 250 करोड़ का तो उसका लग गया ना चूना, बैंक तो उसको नहीं छोड़ेगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये आपको देखना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इतनी करप्शन है दीपक जी। आप किसी, मेरे एटलीस्ट 15 बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चलाते हैं, जब हम लोग बैठते हैं वही ये बात चल रही होती है। ऊपर से करप्शन हट गई है, वो बहुत अच्छा है। जो ऊपरी स्तर की करप्शन होती थी वो नहीं है, बट जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, टाउन लेवल और फैक्ट्री लेवल जो करप्शन है, वो इतनी महंगी पड़ती है कि उससे आप कहते हैं यार वियतनाम में पैसा लगा लेते हैं, यहां तक कि हाफ फिनिश गुड्स आप यूएई में लाके वहां लगा लो, वो ज्यादा आसान है आपके लिए, जबकि भारत में करना। तो ये ईज ऑफ डूइंग जो हम काफी सालों से बात कर रहे हैं, अब सरकार ने बोला ये जन विश्वास स्कीम लगाएंगे, 350 मेजर्स जो है जिसमें गिरफ्तारी हो जाते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए, वो हटा देंगे। ये 11 साल में हटा क्यों नहीं? ये जब हमारे पुराने मंत्री थे, उन्होंने भी ये बात की थी, मोदी जी के मोदी 1 में, मोदी 2 में बात हुई, मोदी 3 में भी हम वही बात कर रहे हैं। 42 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस पड़ा हुआ है, 42 लाख करोड़। जो 8 लाख करोड़ होता तो बहुत हाई माना जाता था, आज के दिन में लोगों के पास 42 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस पड़ा हुआ है। जीएसटी आप खोलने जाइए, अपना फाइल खोलने जाइए, मेरे जीएसटी नंबर चाहिए, उसके लिए पैसे देने पड़ जाते हैं। लोग हर रोज लिख रहे होते हैं ट्विटर पे कि मेरा जीएसटी नंबर ही नहीं मिल रहा है, इतने मेरे से ब्राइब मांगी जा रही है। तो ये हालात में विदेशी निवेश कैसे आएगा? ये बहुत बड़ा एक वो है। और ये जैसे सुभाष जी ने भी कहा, और हर वक्त ये डीप एनालिसिस लाते हैं, तो ये हेडलाइन से नहीं है, ये ऑन द ग्राउंड अब चाहिए। और काफी हमने जो ग्रोथ कर ली थी, वो हमें अब 93 का जापान नहीं बनना चाहिए कि 30 साल वो 4 ट्रिलियन पे मगर सर ही सॉरी बैठे रहे। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं सर, बट सर अभी इस वक्त आपका इंटेंशन जो गवर्नमेंट का है वो क्या लग रहा है? ये पुराने जो अभी तक भ्रष्टाचार पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, ईज ऑफ डूइंग अभी तक उतना ईज उसमें नहीं आ पाया है, लेकिन अब ये जो टैरिफ का प्रेशर आया है हमारे पास, एक झटका आ गया है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे और अपने कारोबारियों के, किसानों के हित में हम अहित नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। तो क्या ये जागने की अवस्था में आपको सरकार लग रही है, या जैसा सर बता रहे हैं कि आप अभी भी नहीं जागे हैं और अभी भी आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं? किसानों का और मछली पालकों का अगर आपको हित करना है तो फिर वो हित तभी हो सकता है जब आप नेगोशिएशंस करें अमेरिका के साथ। तो सर आपको इस समय दिशा क्या लग रही है? देखिए, हाथ बंधे हुए हैं दीपक जी, हम सब कह सकते हैं। और सुभाष जी तो गवर्नमेंट में रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे, इनको भी पता है ना। हम लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं, कोशिश की थी मोदी 1 में, छोड़ दिया था। लेबर रिफॉर्म आप कर नहीं सकते हैं। फार्म आपने कोशिश करके देख ली,
फिर से उसमें वापस आना पड़ गया। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं। अगर आप लैंड, लेबर, फार्म ला सके, भारत की किस्मत बदल जाएगी। वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि आपको हर 5 साल में फिर से चुनाव जीत के आना है। अगर आप वो नहीं कर सकते, फिर आपको मार्केट फोर्सेस को अलाउ करना है, तो वो बहुत मैसिव डीरेगुलेशन चाहिए। ये जो ब्रिटिश का स्टील फ्रेम बना हुआ है ना, ब्यूरोक्रेसी, हायर ब्यूरोक्रेसी में सुभाष जी जैसे लोग बैठे हुए हैं। हम जाते थे इनके पास, समझाते थे इशू, एकदम ये समझ जाते थे, करते थे एक्ट। आईएएस वाले सारे ऐसे ज्यादातर हैं। बट आप नीचे ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो बिल्कुल आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। कोई देश हित में नहीं सोचता है। तो वो ब्यूरोक्रेसी हटाने की बहुत जरूरत है। मैसिव डीरेगुलेशन, मैसिव ट्रेड जोन्स बनाइए, फ्री ट्रेड जोन बनाइए। छोटी छोटी कंट्रीज इतना बड़ा जीडीपी बना के आ जाती हैं। अच्छी बात क्या है, तमिलनाडु बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस ने बहुत अच्छा, और योगी जी $1 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं, आप देखिएगा यूपी बहुत ट्रांसफॉर्म करेगा। ऐसे 4-5 स्टेट्स हैं। ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बिल्कुल अनलीश करने की जरूरत है, ताकि बाकी देश भी उठे और ये $1-1 ट्रिलियन के सारे ये 4 स्टेट बन जाएंगे। ये बहुत अच्छा होने वाला है। बट आपको चाहिए इस देश को 10 ट्रिलियन पे पहुंचाना, वो बहुत बड़ा गैप है अभी। तो मैं कहूंगा लैंड, लेबर, फार्म हो नहीं सकता है, उसको लिबरलाइज करिए, वही एक तरीका है। दूसरा, ये फिस्कल डेफिसिट, रेटिंग वेटिंग छोड़ दीजिए। हम कहीं जाते नहीं है पैसा उठाने के लिए, दुनिया में भी कुछ हमारा बहुत कम है। आप और उठाइए पैसा, टारगेटेड सब्सिडीज डालिए, मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ाना है। ये बेन की एक रिपोर्ट निकली है दीपक जी, कभी पढ़नी चाहिए। वो कह रहे 54 देशों से ब्राजील ने सीखा था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्रॉप बाय क्रॉप कैसे बढ़ाना है। आपको पता है कोरिया का मॉडल स्किल वाला, कि इंजीनियर्स बनाओ, उससे बनाओ। आपको पता है फलानी कंट्री का कैपिटल अट्रैक्ट करके। आपको पता है XY कंट्री ने ये किया। हमें 4-5 ऐसे मॉडल उठा के बड़े एज अ वॉर क्राई लेके उसमें मुहिम करके उतरना पड़ेगा। वो मेरे को दिखता नहीं है, क्योंकि हर एक को गद्दी का पड़ा होता है, बहुत मुश्किल है। तो उसमें फिर कहते हैं टेक्नोक्रेट्स अगर आ जाएं और उनको छूट दे दी जाए, जैसे मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव ने दी थी। वो रिफॉर्म सक्सेस मनमोहन जी का अकेले नहीं था, मैं कहूंगा सबसे बड़ा जो उनको सहारा था PV नरसिम्हा राव था। वो चाहिए, वो फिर आप Absolutely, sir. टेक्नोक्रेट्स लाइए। यानी कि वो जो बार बार जिसे कहा था, आपको एक एनिमल स्पिरिट चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और उस एनिमल स्पिरिट को आत्मसात करने का एक बहुत बड़ा मौका आपको चाहिए होता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो मौका है। आप घिरे हुए हैं, 50% प्रेशर टैरिफ कम नहीं होता है। उसके इम्पैक्ट पर चर्चाएं पता नहीं कितनी हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर आप माइन्यूट लेवल पर जाकर ऑब्जर्व करेंगे तो इम्पैक्ट संभवतः हैं उसके, और काफ़ी बड़े हैं। इसलिए हमें अब एनिमल स्पिरिट के साथ भारत को एक सही पोस्चर में अगर रखना है तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसके लिए जागना होगा। देखते हैं जागी सरकार या अभी नहीं। बट ओवरऑल अनुराग सर, आपसे अब ये समझेंगे कि भारत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हम इस प्रेशर का मुकाबला कैसे करें, बट ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं? वर्ल्ड ऑर्डर में जो इन्वेस्टमेंट का जो सेंटीमेंट बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, और इसमें फिर भारत की झोली में क्या कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर हमें कुछ थामेगा, या वो लोग भी हमें शक की निगाह से देखेंगे? दीपक जी, एक तो आपको बधाई इस किस्म का। मैं जो ये चर्चा अभी मैंने सुनी, जो गर्ग सर से और अजय सर से, ये चर्चा कम ही चैनल्स पे हो रही है दीपक जी। मोस्टली तो सब व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, ना एजुकेट कर रहे हैं, और यूथ एकदम लॉस्ट हो रहा है। बहुत ही यूजफुल चर्चा है। थैंक यू सर। दीपक, 2-3 बातें अगर मैं कहूँ, और आपके एक प्रोग्राम पे कई बार ये सब होती है कि खुल के बातें हो जाती हैं। आई होप ये ज्यादा लोग देखें, बट नहीं तो देर सवेर समय तो समझा ही देगा। देखिए, रिफॉर्म्स इंडिया में काफी समय से बंद हो गए हैं दीपक होने। ये रियलिटी है। हम इसके अराउंड हम ये नहीं कर, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं है इसमें। अभी सिर्फ टिंकरिंग हो रही है। मेजर रिफॉर्म्स काफी समय से बंद हैं। मैं कहूंगा कि करीब काफी साल, मतलब मे बी GST वाज द लास्ट मेजर रिफॉर्म, राइट? बट क्विकली उसके बाद हमने कैपिटलाइज नहीं किया, और फिर कोविड के बाद उसमें लॉस्ट हो गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छा किया, बट वो तो डेफिसिट स्पेंडिंग से आ गया। दूसरा दीपक,
एक देश में एक जब लिटरेसी की बात हो रही है, आप हम चैनल के थ्रू कर रहे हैं, सरकार को भी चाहिए था कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी से आके पहले बताते कि देखिए अब हम ये दिशा ले रहे हैं। पीपल आर लॉस्ट एंड पीपल आर लेफ्ट टू कंजेक्चर एंड रीड बिटवीन द लाइंस कि भाई अब क्या होगा क्या नहीं। मेरे ख्याल है, और मैंने पहले भी कहा था कि सरकार बहुत पहले ही मन बना चुकी थी। देखिए, बेसेंट साहब का बयान अप्रैल में आया था कि प्रॉब्ली इंडिया विल बी द फर्स्ट वन टू साइन द डील, और मुझे लगा था देखो क्या सिग्नल है दुनिया को दिया कि इंडिया ने डील कर ली और लास्ट में इंडिया रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट ओपन टू बिजनेस, हम नहीं हैं तैयार उसके लिए। और अब मैसेज क्या गया, आपकी बात दीपक जी, ग्लोब को मैसेज फिर अब ये जाता है कि इंडिया इज नॉट। देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में 50 पुर्जे 10 कंट्रीज से आते हैं और फिर कहीं और असेंबल होते हैं। अगर आप अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखेंगे तो फिर आप ग्लोबल सप्लाई चेन से ही कट आउट हो जाएंगे, फिर आप रिलायबल प्लेयर की तरह से नहीं देख पाएंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ वो एक मैसेज ठीक नहीं है। एटलीस्ट सरकार ट्रांसपेरेंटली इसको आके बता देती, क्योंकि अब देखिए इंडस्ट्रीज तमाम जिनको 40 से 1 बिलियन का नुकसान होगा, ये चाहे श्रिम्प मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे अपैरल्स हैं, कारपेट मेकर्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, डायमंड जेम्स ज्वेलरी, ये सब में कोई बहुत बड़े प्लेयर्स अनुराग सर, मैं क्विकली आपसे, छोटे प्लेयर्स हैं। अनुराग सर मैं क्विकली आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भारत समेत ऐसा भी कहा जा रहा है, मैं अभी बहुत सारे वेस्टर्न अखबार आप उठा के देख लीजिए, आजकल ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में भारत एकदम सबके केंद्र में आ गया है और भारत को लोग इस तरह से देख रहे हैं कि भाई देखिए, अमेरिका का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया था, कम से कम एक भारत जो है वो दे रहा है और बड़ी बहुत स्ट्रांगली दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वैश्विक गठबंधन जो अब तक कमजोर हो गए थे, ट्रंप साहब ने सबको मौका दे दिया कि आप ग्लोबल अलायंस जो है, रीजनल अलायंस, उनको बढ़ाइए, आर्थिक इकोनॉमिक बुलिंग जो कर रहे थे अब उसको सीरियसली लेना छोड़ दिया है अमेरिका की इकोनॉमिक बुली को। दीपक जी, चीजें, लोग अपनी चीजों को ठीक ठाक कर रहे हैं। जितने भी आपस में पोलराइजेशंस वगैरह होते थे, चीन, इंडिया, रशिया, सब जगह दुरुस्त करने की बात हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में जा रही है जहां पर अब शायद अमेरिका को सीरियसली ना लिया जाए? दीपक जी, दो बातें कहता हूं जी। एक तो पहले आप दुनिया में आपके मन का जो अखबार है आज आप वो पढ़ सकते हैं और वो इंप्रेशन बना सकते हैं दुनिया का, राइट? तो मेरे ख्याल से, और मैं स्पेशली देख रहा हूं इंडिया के चैनल पे कुछ फिरंग्स को बुलाया जा रहा है, वो है देयर आर नोबडी, उनको अमेरिका में 2 आदमी वोट नहीं देंगे और उनके बयानों को लेके पूरे प्रोग्राम बना के चर्चा हो रही है। मतलब आप किसी को सुन लीजिए, इससे क्या मतलब है? वो एक बार एक इलेक्शन तो लड़के दिखाए हैं अमेरिका में, वो लोग जिनकी बातें हम यहाँ पे, ऐसे लोगों के पीछे लड़के आप जिंगोइस्टिक प्रोग्राम तो बना सकते हैं लेकिन उससे कोई रिफॉर्म नहीं होगा। दिस इज अ मिसलीडिंग ऑफ द सर, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। मेरा पर्सपेक्टिव इंडिया नहीं है सर, अभी इसको छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में ट्रम्प टैरिफ के बाद, छोड़ दीजिए भारत, मैं कह रहा हूं कि आप अफ्रीकन कंट्रीज में उठा करके देख लीजिए, वो अब आत्मनिर्भरता की बात करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब अमेरिका तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, चलिए अब हम अपने नए सप्लाई चेन्स बनाते हैं, हम अपना कुछ नया शुरू करते हैं। इवन यूरोप, इवन अमेरिका के सारे दोस्त अब सबके सब ये कह रहे हैं कि हमें यह पीछा छुड़ाना है एक न एक दिन अमेरिका से, वरना ये तो इसी तरह से अब हमारी बुलिंग करते रहेंगे। और ट्रंप ने वो मौका दे दिया। तो मैं, आप भारत को छोड़ भी दे सर, तो मैं बाकी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो देखिए छोटी सी बात, ये कल कितना साइलेंटली एक नोटिफिकेशन आ गया, ये कहीं न्यूज में भी नहीं था। मुझे फोन आया कि इस पे कोई एक बार फोनर डिस्कशन कर लीजिए, मैंने कहा ये तो न्यूज में है ही नहीं, तो उन्होंने मुझे नोटिस भेजा, मैंने कहा ये तो एकदम, इसके बारे में अब कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो ये तो हुआ इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। देखिए दीपक, दोस्त चुनना हमारे हाथ में होता है, किस परिवार में हम पैदा होते हैं वो हमारे हाथ में, लेकिन दोस्त चुनना हमारे हाथ में। हम गलत दोस्त चुनेंगे तो फिर वो हमारी गलती है। साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, जब वो मंडेला साहब हुए एंड दे सेड कि अब तो सेल्फ रूल है, ये है, द कंट्री हैज गॉन टू डॉग्स, राइट? तो अगर गलत पॉलिसीज लेंगे तो गलत होगा। देखिए अफ्रीकन नेशंस का आप उद्धार होने का वेट कर लीजिए, वी डोंट, हमारे लाइफ टाइम में नहीं होने जा रहा है। लेट अस पिक द राइट फ्रेंड्स दीपक, एंड आई डोंट थिंक वो हम अगेंस्ट यूरोप एंड अगेंस्ट, देखिए एशिया में देखिए जो सक्सेसफुल एशियन टाइगर्स हैं, they are very good friends with Europe and Asia, US, right? No country has been able to rise without the solid friendship of
these Western nations. ये चाइना ब्राजील ये कोई दोस्ती काम नहीं आएगी दीपक। बट एशियन टाइगर्स की अहमियत को यूएस ने भी समझा था सर, और एक परस्पर रूप से उस समय एक मार्केट्स को खोला गया था, तब जाके राइज हुए थे। यहाँ तो ट्रम्प साहब चाहते हैं ना कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे सामने कोई ना रहे। नहीं दीपक, ये नैरेटिव से हमें बाहर निकलना, ये काफी जगह ये चर्चा चल रही है, ट्रम्प को तो नोबेल प्राइज चाहिए। देखिए हम इसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं इशू को। दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन, लेट अस नॉट डिस्ट्रैक्ट पीपल। इंडिया इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इसको पहले तो हम ये ना, अब बहुत जगह नो सर, यू हैव अ पॉइंट सर, बिल्कुल करेगा। गॉट इट सर, क्या इंडिया गॉट इट सर, यू हैव अ पॉइंट। आप कह रहे हैं कि इस वक्त एब्सोल्युटली। देखिए सर, अब चर्चा लंबी हो जाएगी। मैं तो हमेशा आप तीनों का मुरीद भी रहा हूं, और आप तीनों से चर्चा करने में मुझे बड़ा व्यक्तिगत आनंद भी आता है, मेरा पर्सनल एनलाइटमेंट भी होता है, बट समय का अभाव है। लेकिन इतनी परतें हैं इसमें कि इनको एक शो में समाहित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई एम श्योर कि अलग अलग पर्सपेक्टिव हमारे दर्शकों को पता चले होंगे। भारत की वाहवाही से ज़्यादा भारत को क्या करना है इस वक्त, आज का ये डिस्कशन पॉइंट उस पर काफ़ी सेंट्रिक रहा। और मुझे उम्मीद है कि इस विषय से जुड़े हुए लोगों को अब भारत की क्या आगे भूमिका है अपनी ही ग्रोथ के लिए, उस पर बहुत सारी चीज़ें को पता चला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग सर, बग्गा सर, अनुराग सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।